The Indian Contract Act 1872, चैप्टर 10। ये लास्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एजेंसी अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट, एजेंसी अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट। ये सेक्शन 182 से 238, 182 टू 238 में बताया गया है। एजेंसी क्या होता है? एजेंट, एजेंसी एक सामान्य वर्ड है जो आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। एजेंट कौन होता है, कौन उसे नियुक्त कर सकता है, उसके क्या क्या अधिकार और दायित्व होते हैं, इस संदर्भ में क्या लॉ है, इस सब की जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। जो व्यक्ति एजेंट को कार्य करने के लिए अधिकृत करता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं, और जो व्यक्ति प्रिंसिपल की ओर से कार्य करता है उसे एजेंट कहते हैं। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच का संबंध कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, यानी दोनों के बीच एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब एक व्यक्ति दूसरे की ओर से काम करता है तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत दो व्यक्तियों के बीच लीगल रिलेशन बनता है, जो लीगल लायबिलिटीज भी बनाता है। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एक पक्ष किसी अन्य पक्ष को कुछ अधिकार सौंपता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी संबंध बनता है। एक एजेंट की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है his ability to make the principal responsible. The Indian Contract Act 1872, सेक्शन 182 एजेंट और प्रिंसिपल को परिभाषित करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान एजेंट को प्रिंसिपल के प्रति कुछ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस भी निर्धारित करता है। चलिए इस चैप्टर को सेक्शन वाइज समझते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनने से बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एजेंसी अपॉइंटमेंट एक अथॉरिटी ऑफ एजेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 182 से 238 में बताया गया है। सेक्शन 182 एजेंट और प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया है। एन एजेंट इज ए पर्सन employed to do any act for another or to represent another in dealing with third person. The person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. एजेंट किसे कहते हैं? वह व्यक्ति होता है जिसे किसी दूसरे के लिए कोई कार्य करने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है वह कहा जाता है प्रिंसिपल। उदाहरण स्वरूप पावर ऑफ अटॉर्नी को ले लीजिए, बड़ा कॉमनली यूज चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स कॉमन यूज में आता है पावर ऑफ अटॉर्नी। जब कोई व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी किसी दूसरे के पक्ष में एक्सिक्यूट करता है तो यहाँ एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन बनता है। जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी को एक्सिक्यूट करता है वह होगा प्रिंसिपल, और जिसके पक्ष में एक्सिक्यूट किया जाता है वह कहलाएगा एजेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी के केस में उसको अटॉर्नी होल्डर भी कहते हैं। सेक्शन 183 हु मे इम्प्लाई एजेंट, जब एजेंट और प्रिंसिपल की बात आती है, उसकी एम्प्लॉयमेंट करने की बात आती है, तो कौन उसको एम्प्लॉय कर सकता है? एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड मे एम्प्लॉय एन एजेंट। कोई भी व्यक्ति
एक एजेंट को तभी नियुक्त कर सकता है जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अनुरूप मेजर है और साउंड माइंड का है। जो अनसाउंड माइंड का है, जो मेंटली फिट नहीं है, किसी तथ्य को समझने में योग्य नहीं है या मेजर नहीं है, 18 साल का नहीं पूरा हुआ है, वह व्यक्ति कोई भी एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हु मे बी एन एजेंट। सेक्शन 184, एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन may become an agent, but no person who is not the age of majority and sound mind can become the agent. So, as to be responsible to the principal according to the provisions in that behalf herein contained. प्रिंसिपल और एक थर्ड पर्सन के बीच कोई भी एजेंट बन सकता है, कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अनुरूप मेजर है और जो साउंड माइंड का है, वही एजेंट बन सकता है, ताकि वह प्रिंसिपल के प्रति जिम्मेदार हो सके, रिस्पॉन्सिबल हो सके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 के प्रावधान देता है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार को कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकारों को भी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कुछ व्यक्तियों को कॉन्ट्रैक्ट करने से अक्षम माना जाता है या केवल एक विशेष सीमा तक सक्षम माना जाता है, अर्थात वे कॉन्ट्रैक्ट करने के अयोग्य समझे जाते हैं। सेक्शन 11 व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता को बताता है। वे सभी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के अयोग्य होते हैं जो एक नाबालिग कॉन्ट्रैक्ट करने, जैसे कि कौन कौन होते हैं? एक नाबालिग माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने से अयोग्य माना जाता है, जो साउंड माइंड का नहीं हो वो कॉन्ट्रैक्ट करने से अयोग्य माना जाता है, जो व्यक्ति किसी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो वह भी कॉन्ट्रैक्ट करने का अयोग्य माना जाता है। एक दोषी कन्विक्टेड पर्सन जो कारावास की सजा काट रहा हो तो वह भी कॉन्ट्रैक्ट करने के अयोग्य माना जाता है। एक दिवालिया घोषित व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकारों को कॉन्ट्रैक्ट करने की अयोग्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 185, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। देखिए यहां पे क्या है, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, सेक्शन 185, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन भी होना जरूरी होता है, लेकिन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जब सेक्शन 182 के तहत एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन बनता है तो यहाँ किसी प्रकार के कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि पहले भी हम पढ़ चुके हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन जरूरी है, परंतु यहाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पर कंसिडरेशन आवश्यक नहीं है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी का उदाहरण लेते हैं। यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 186, एजेंट्स ऑथोरिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एजेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है, क्या कहते हैं कि अथॉरिटी ऑफ एजेंट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। वो स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और बाय एक्ट भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। थोड़ा सेक्शन 9 में पीछे जाकर देखते हैं। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया वहाँ सेक्शन 9 में। एक्सप्रेस ऑथोरिटी क्या है? प्रिंसिपल के द्वारा जो स्पष्ट रूप से उल्लिखित व्यक्त हो, जहाँ कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं हो, या ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है। इसके विपरीत इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या है? स्पष्ट रूप से उल्लिखित व्यक्त नहीं होता है,
अपितु यह पक्षकारों के कंडक्ट पर, व्यवहार पर और परिस्थितियों से व्यक्त होता है। यानी एक्सप्रेस्ड ऑथोरिटी जो है वह डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है, जबकि इम्प्लाइड ऑथोरिटी परिस्थितियों से व्यक्त होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 187। ये डिफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑथोरिटी को डिफाइन करता है। ऑथोरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। एंड ऑथोरिटी इज सेड टू बी इम्प्लाइड when it is to be inferred from the circumstances of the case and thing spoken or written, or the ordinary course of dealing may be accounted circumstances of the case। जब स्पष्ट बोलकर या लिखकर ऑथोरिटी दिया जाता है तो यही तो उसे एक्सप्रेस बनाता है। जब मामले की परिस्थितियों से उसका अनुमान लगाया जाता हो तो उसे इम्प्लाइड कहते हैं। इसको थोड़ा उदाहरण से और स्पष्ट करेंगे। ए की एक शहर में एक दुकान है, वह स्वयं उस शहर में नहीं रहता है, किसी दूसरे शहर में रहता है और कभी कभी दुकान पर जाता है। दुकान का प्रबंधन बी के द्वारा किया जाता है और वह दुकान के लिए ए के नाम पर सी के सामान ऑर्डर करता है। सी से ए के नाम पर सी से सामान परचेज करता है और ए की जानकारी में ए के फंड का भुगतान करता है। यहाँ बी के पास दुकान के लिए ए के नाम पर सी के सामान ऑर्डर करने का एक निहित अधिकार है, इम्प्लाइड पावर है। यहाँ कोई लिखित या मौखिक स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसको कहते हैं इम्प्लाइड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 186 एंड 187 एंड 187 के में एजेंट के एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी को बताया गया है। जब भी अधिकार लिखित या मौखिक रूप से कम्युनिकेट किया जाता है तो इसे एक्सप्रेस अथॉरिटी कहा जाता है। जब वही अधिकार रेगुलर वे में बिजनेस या सिचुएशन से उत्पन्न होती है या पक्षकारों के व्यवहार से उत्पन्न होती है तो इसे इम्प्लाइड अथॉरिटी कहा जाता है। अब आता है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। सेक्शन 188। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सो सच एक्ट। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन ए बिजनेस हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग necessary for the purpose or usually done in course of conducting such business। किसी कार्य को करने या किसी व्यवहार को चलाने, व्यवसाय को चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि वह उस कार्य को करने या उस व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी लॉफुल एक्टिविटी हो सकता है उसे वह कर सकता है। एक उदाहरण से देखते हैं। बी अपने बॉम्बे के सभी डेब्ट्स को रिकवर करने के लिए ए को इम्प्लाई करता है। बी स्वयं लंदन में रहता है तो ए मुंबई में स्थित बी के सभी डेब्ट्स को रिकवर करने के लिए कानूनी रूप से अधिकार रखता है। एक और उदाहरण से समझिए। ए अपने शिप बिल्डर, जो जहाज निर्माता होता है, कि व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बी को अपना एजेंट नियुक्त करता है। तो बी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए टिम्बर और अन्य मटेरियल की खरीद कर सकता है और वर्कमैन को हायर कर सकता है, वो ए के बिहाफ में। नेक्स्ट है सेक्शन 189, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। An agent has authority in an emergency to do all such act for purpose of protecting his principal from loss and would be done by person or ordinary prudence in his own case under similar circumstances। एक एजेंट के पास किसी आपातकालीन स्थिति में अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के उद्देश्य से
ऐसे सभी कार्य करने का अधिकार होता है जो वह अपने साधारण विवेक के द्वारा कर सकता है, और यदि उसका अपना व्यवसाय होता तो समान परिस्थितियों में अपने व्यवसाय को नुकसान से बचाने के उद्देश्य से कर सकता था। An agent for sale may have goods repaired if it is necessary. ए अपने एजेंट को निर्देश देता है कि वह ए का माल कलकत्ता से तुरंत कटक में सी के पास भेज दे। ए कहता है कि उसका माल कलकत्ता में पड़ा हुआ है, तुम जाकर के उसको तुरंत सी के पास कटक भेज दो। परंतु होता क्या है, उस एजेंट को लगता है कि अगर वह माल कटक भेज देता है तो माल रास्ते में खराब हो जाएगा, तो वह एजेंट ए का माल कलकत्ता में ही बेच सकता है। ये उसकी जिम्मेदारी भी है, उसकी अपनी समझ से निर्णय लेना पड़ता है उसको। अगर सामान खराब हो सकता है तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को नुकसान न हो इस उद्देश्य से वह सामान कलकत्ता में ही बेच सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 189 आपातकालीन स्थिति में एजेंट के अधिकार के बारे में बात करता है। यह प्रावधान एजेंट की स्थिति के अनुसार कार्य करने और ऐसे काम करने का नियंत्रण देता है, अधिकार देता है जो प्रिंसिपल के हित में है, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में है। अब आता है सब एजेंट। देखिए, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट कर दिया। अब दूसरा सब वर्ड आता है सब एजेंट। सेक्शन 190, व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, an agent cannot lawfully imply another to perform act which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally, unless by ordinary custom or trade a sub-agent may, or from the nature of agency, a sub-agent must be implied. जब एक एजेंट किसी कार्य को स्वयं करने का वचन देता है तो वह उस कार्य को करने के लिए किसी अन्य को वैध रूप से तब तक नियुक्त नहीं कर सकता है जब तक कि व्यापार के सामान्य कस्टम के अनुसार एक सब एजेंट की नियुक्ति अनिवार्य होती है। अगर व्यापार के कस्टम के अनुसार वो सब एजेंट की नियुक्ति अनिवार्य है तो वो ऐसा कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। यानी एक एजेंट तब तक सब एजेंट की नियुक्ति नहीं कर सकता है जब तक कि ऐसा किया जाना व्यापार के कस्टम के अनुरूप हो या एजेंसी उस नेचर का हो जहाँ ऐसा किया जाना अनिवार्य होता है। अब आते हैं सेक्शन 191, सब एजेंट डिफाइंड। सब एजेंट किसको कहते हैं? ए सब एजेंट इज ए पर्सन implied by and acting under the control of the original agent in the business of agency। वह व्यक्ति जिसे एजेंसी के व्यवसाय में मूल एजेंट के द्वारा, जो मेन एजेंट है उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वह जो मेन एजेंट है उसके नियंत्रण में कार्य करता है, वही सब एजेंट कहलाता है। ए माल ढुलाई के लिए बी को अपना एजेंट नियुक्त करता है, बी इस काम को पूरा करने के लिए सी को नियुक्त करता है। यहाँ सी जो भी कार्य करेगा वह बी के निर्देश से करेगा और यहाँ सी सब एजेंट कहलाएगा। सेक्शन 192, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। उचित रूप से नियुक्त उप एजेंट द्वारा, सब एजेंट द्वारा प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व, ये सेक्शन 192 में बताया गया है। वेयर ए सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, द प्रिंसिपल इज सो फार एज रिगार्ड्स थर्ड पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय द सब एजेंट and is bound by the responsible for his acts as if he were an agent originally appointed by the principal। एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है सब एजेंट के प्रति, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल
फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। सब एजेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट टू द एजेंट बट नॉट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के प्रति डायरेक्ट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अकाउंटेबल नहीं होगा। वो एजेंट जो है एजेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी बात सुनेगा, उसके निर्देशों में काम करेगा। लेकिन अगर कोई फ्रॉड हो रहा हो, कोई विलफुल रॉन्ग हो रहा हो, तो वो सब एजेंट प्रिंसिपल के प्रति भी दायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबिलिटी उसकी वहाँ भी फिक्स होगी। जब एक सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है तो यहाँ प्रिंसिपल सब एजेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और सब एजेंट उस कार्य के दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य और जिम्मेदार होता है। ऐसा माना जाता है कि सब एजेंट मूल रूप से प्रिंसिपल द्वारा नियुक्त किया गया एजेंट है। लेकिन जो एजेंट को प्रिंसिपल के द्वारा नियुक्त किया गया है वह अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है। यह सब एजेंट द्वारा किए गए व्यवहारों के प्रति भी प्रिंसिपल के लिए अकाउंटेबल होगा। दूसरी ओर सब एजेंट अपने कार्यों के लिए एजेंट के प्रति जिम्मेदार है, ना कि प्रिंसिपल के प्रति। यह सिद्धांत तब लागू नहीं होता है जब गलती, धोखाधड़ी या जानबूझकर की गई हो। नेक्स्ट है सेक्शन 193, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। Where an agent, without having authority to do so, has appointed a person to act as a sub-agent, the agent stands towards such person in relation of the principal to an agent and is responsible for his act both to the principal and to third person. The principal is not represented by or responsible for the act of the person so implied, nor is that person responsible to the principal. जब एजेंट को सब एजेंट नियुक्त करने का अधिकार नहीं हो और वह एजेंट अनाधिकृत रूप से सब एजेंट नियुक्त कर देता है तो प्रिंसिपल के द्वारा नियुक्त किया गया सब एजेंट के साथ उस सब एजेंट का रिलेशन कैसा होगा, जैसे कि प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। यहाँ पर प्रिंसिपल के द्वारा नियुक्त किया गया एजेंट सभी कार्यों के प्रति सीधे जिम्मेदार होगा। इस प्रकार अनधिकृत रूप से नियुक्त सब एजेंट प्रिंसिपल के द्वारा नियुक्त नहीं माना जाएगा और न ही प्रिंसिपल के प्रति जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। When an agent holding an express or implied authority to name another person to act for the principal in business of the agency has named another person, accordingly, such person is not a sub-agent but an agent of principal for such part of business of the agency as is entrusted to him. जब एक एजेंट को प्रिंसिपल ने एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अधिकार दिया है कि वह प्रिंसिपल का कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का नाम दे या और वह एजेंट उस कार्य को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का नाम देता है तो ऐसा व्यक्ति सब एजेंट नहीं कहलाएगा, बल्कि उस कार्य के लिए, उस पार्ट के लिए प्रिंसिपल का डायरेक्ट एजेंट कहलाएगा। थोड़ा उदाहरण से समझिए। ए अपने सॉलिसिटर बी को अपनी प्रॉपर्टी ऑक्शन में बेचने का निर्देश देता है और इसके लिए एक ऑक्शनर नियुक्त करने का भी निर्देश देता है। बी बिक्री की प्रक्रिया के लिए ऑक्शनर सी का नाम देता है। सी को ऑक्शनर नियुक्त कर दिया जाता है। अब यहां सी कोई सब एजेंट नहीं होगा, बल्कि बिक्री की प्रक्रिया के लिए यह ए का एजेंट होगा। इसी ढंग से एक और उदाहरण देखिए। ए का कोलकाता में एक कंपनी के पास कुछ
ड्यूज है। बी कोलकाता में व्यवसायी है। ए बी को ड्यूज रिकवर करने के लिए अधिकृत करता है। बी क्या करता है? वह एक सॉलिसिटर डी को उस कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देता है। यहां डी कोई सब एजेंट नहीं है, बल्कि वह बिक्री की प्रक्रिया के लिए ए का सॉलिसिटर होगा और डायरेक्ट एजेंट होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 195, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, an agent is bound to express the name, amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case, and if he does this, he is not responsible to the principal for the act of negligence of the agent so selected. जब कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए कोई अन्य एजेंट का चयन करता है तो उसका दायित्व भी के निर्वहन के लिए बाध्य है। उतने ही विवेक का प्रयोग करने के लिए बाध्य होता है जितना कि एक आम आदमी सामान्य विवेक से अपने मार्ग में प्रयोग करेगा, और यदि वह ऐसा करता है, एक विवेक से काम करता है, कोई गलती फ्रॉड नहीं करता है, तो इस प्रकार चुने हुए एजेंट की लापरवाही के कृत्यों के लिए प्रिंसिपल के प्रति जिम्मेदारी नहीं है। उदाहरण से समझते हैं, एक व्यवसायी बी को अपने लिए एक शिप खरीदने का निर्देश देता है। बी एक गुड रिपुटेशन के शिप सर्वेयर को शिप चूज करने के लिए नियुक्त करता है। शिप सर्वेयर के नेग्लिजेंस के कारण जहाज समुद्र में चलने लायक नहीं निकलता है, यहाँ तक कि वो जहाज डूब जाता है। यहाँ बी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी सर्वेयर की होगी। अब आते हैं रेटिफिकेशन। एजेंसी को रेटिफिकेशन तब होता है, एजेंसी ऑफ रेटिफिकेशन तब होता है जब एक प्रिंसिपल उस कार्य का अनुमोदन करता है, अप्रूव करता है और उस कार्य को अपनाता है जो पहले से ही एक एजेंट द्वारा उसके नाम पर किया जा चुका है। यानी उस एजेंट के पास प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने का कोई वास्तविक अधिकार पहले से प्राप्त नहीं था। तो ये होता है एजेंसी ऑफ रेटिफिकेशन। एजेंसी ऑफ रेटिफिकेशन सेक्शन 186 में क्लियर किया जा चुका है कि ऑथोरिटी ऑफ एजेंट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। यहाँ भी एजेंसी ऑफ रेटिफिकेशन के केस में प्रिंसिपल का अप्रूवल एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। सेक्शन 196 से 200 तक एजेंसी ऑफ रेटिफिकेशन को बताया गया है। सेक्शन 196 राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज ऑथोरिटी effect of ratification, which act are done by one person on behalf of another but without his knowledge or authority. He may elect to ratify or to disown his such act. If he ratifies them, the same effect will follow as if they had been performed by his authority. जहाँ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की ओर से उस दूसरे व्यक्ति की जानकारी या उससे प्राप्त अधिकार के बिना उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य किए जाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति जिसके लिए कार्य किया जाता है ऐसे कार्य को संपुष्टि करने के लिए स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। पुष्टि कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है, ये उसके विल पर निर्भर करता है। यदि वो उसकी पुष्टि करता है, स्वीकार करता है, तो वही प्रभाव होंगे जैसे कि उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार के लिए किए गए थे। सेक्शन 197 रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। हर जगह ये बात आती है। रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और में बी इम्प्लाइड इन द कंडक्ट ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट आर डन। एक्सप्रेस्ड हो सकता है
या उस व्यक्ति के आचरण से व्यक्त हो सकता है जिसकी ओर से ये कार्य किए गए हैं, जिसे इम्प्लाइड कहा सकता है। सेक्शन 186 के प्रावधान यहाँ भी लागू होते हैं, जहाँ कहा जाता है कि ऑथोरिटी ऑफ एजेंट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। यहाँ भी एजेंसी को रेटिफिकेशन के केस में प्रिंसिपल का अप्रूवल एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। ए बिना अधिकार के बी के लिए सामान खरीदता है, बाद में बी वह सामान सी को बेच देता है। बी के कंडक्ट से पता चलता है कि ए के द्वारा उसके लिए जो सामान खरीदी की गई थी उसका अप्रूवल किया गया। इसे कहते हैं इम्प्लाइड अप्रूवल। ए बी के अधिकार के बिना बी का पैसा सी को उधार देता है, बाद में बी सी से पैसे पर ब्याज स्वीकार करता है। बी ने जो ब्याज की रकम स्वीकार किया जाना उसके कंडक्ट से उसका अप्रूवल माना जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 198, नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय ए पर्सन whose knowledge of the fact of the case is materially defective। जिस व्यक्ति को संबंधित मामले में तथ्य की पूरी जानकारी नहीं हो या अधूरी जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई वैलिड अप्रूवल नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा अप्रूवल दिया जाता है तो इसे वैलिड रेटिफिकेशन नहीं कहा सकता है। सेक्शन 199, इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग unauthorized act forming part of transaction। A person ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction of which such act formed a part। यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर से किसी कार्य के किसी अनऑथराइज्ड एक्ट की पुष्टि करता है तो ऐसा माना जाएगा कि वह उस संपूर्ण लेन देन की पुष्टि करता है जिसका कार्य ऐसा कार्य का हिस्सा था। नेक्स्ट है सेक्शन 200, रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंश्योर थर्ड पर्सन। एन एक्ट डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट सच अदर पर्सन's authority which he done with authority would have an effect of subjecting a third person to damages or of terminating any right or interest of the third person cannot by ratification made to have such effect। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिकार प्राप्त किए बिना, क्या हुआ, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिकार प्राप्त किए बिना उस दूसरे व्यक्ति की ओर से कोई ऐसा कार्य करता है जो यदि अधिकार के साथ किया जाता तो इससे उस तीसरे व्यक्ति को नुकसान होता, या उस कार्य से किसी तीसरे व्यक्ति के किसी भी अधिकार का या हित का हनन होता, तो रेटिफिकेशन से इसे प्रभावित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण लीजिए, सी के पास ए की एक संपत्ति है। ए बिना बी से अधिकार प्राप्त किए ही बी की ओर से सी से उस संपत्ति की डिलीवरी की मांग करता है। इस डिमांड को बी के द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, पुष्टि नहीं किया गया जा सकता है, ताकि डिलीवरी से इनकार करने पर सी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी बना सके। ए के पास बी की संपत्ति लीज की हुई है। दूसरा उदाहरण है, ए के पास बी की संपत्ति लीज की हुई है जिसे 3 महीने के नोटिस पर टर्मिनेट करने का प्रावधान है। सी जिसे कोई अधिकार नहीं है वह ए को टर्मिनेशन का नोटिस देता है। नोटिस को बी के द्वारा समर्थित नहीं किया सकता है ताकि ए पर बाध्यकारी हो। अब नेक्स्ट है रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। सेक्शन 201 टू 210 तक टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी को बताया गया है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का क्या है, कब किया जा सकता है और इसकी क्या उचित प्रक्रिया हो सकती है, ये सभी यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 201 से 210 तक।
Section 201, termination of agency. An agency is terminated by the principal revoking his authority or by agent renouncing the business of the agency, or by the business of the agency being completed, or by either the principal or agent dying or becoming unsound mind, or by the principal being adjudicated as an insolvent under the provisions of any act for the time being in force for the relief of insolvent debtors. एजेंसी को टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट है रिवोकिंग ऑथोरिटी ऑफ एजेंट बाय द प्रिंसिपल। अधिकार को रद्द कर देने से एजेंसी अपने आप टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट, बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। जब एजेंट द्वारा एजेंसी का व्यवसाय ही छोड़ दिया जाता है तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड है बाय द बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड। एजेंसी का काम पूरा हो जाए तो एजेंसी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। फोर्थ है बाय आइदर द प्रिंसिपल और द एजेंट डाइंग और बिकमिंग अनसाउंड माइंड। प्रिंसिपल या एजेंट अगर की मृत्यु हो जाती है या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। बाय द प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट under the provision of an act for the time being in force for the relief of insolvent debtors। अगर कानून के द्वारा प्रिंसिपल को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। सेक्शन 202, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज़ एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। वेयर द एजेंट हैज़ himself in interest in the property which forms the subject matter of the agency cannot, in the absence of an express contract, be terminated to the prejudice of such interest। अगर एजेंट का स्वयं उस संपत्ति में इंटरेस्ट रखता है जिस संपत्ति के संबंध में एजेंसी दी जा रही हो और इस संबंध में कोई स्पष्ट अनुबंध नहीं है तो इंटरेस्ट के पूर्वाग्रह के कारण एजेंसी समाप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण से समझिए, ए बी को अपनी ज़मीन बेचने का अथॉरिटी देता है और ये कहता है कि ज़मीन बेचकर जो कीमत आती है उसे बी अपने बकाये के बदले में रख ले। तो यहाँ ए बी के अथॉरिटी को टर्मिनेट नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि ए की मृत्यु हो जाने के से या पागल हो जाने से भी बी का अथॉरिटी टर्मिनेट नहीं हो सकता है। सेक्शन 203, व्हेन प्रिंसिपल में revoke agent's authority, the principal may, save as in otherwise provided by the last preceding sections, revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal। प्रिंसिपल अपने एजेंट को दिए गए अधिकार को उस अधिकार का प्रयोग करने से पहले किसी भी समय रद्द कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है 204, revocation where authority has been partly exercised। The principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised so far as regards such act and obligations as arise from act already done in agency। किसी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में यदि एजेंट ने उसे प्राप्त अधिकार का आंशिक प्रयोग कर दिया हो तो उसके बाद प्रिंसिपल अपने एजेंट को दिए गए अधिकार को उस कार्य को के लिए रद्द नहीं कर सकता है जो पहले किया जा चुका है। बचे हुए कार्य के लिए कर सकता है। ए बी को कपास की 1000 गांठें खरीदने के लिए अधिकृत करता है और ए बी को कहता है कि तुम्हारे पास जो मेरे पैसे हैं उससे खरीद करके कपास की कीमत का भुगतान कर दो। बी अपने नाम पर 1000 गांठ का कपास खरीदता है ताकि कीमत के लिए खुद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बना सके। कपास के भुगतान के संबंध में ए बी के अधिकार को रद्द नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है ए बी को एक और उदाहरण देखिए, समझते हैं बात को। ए बी को कपास की 1000 गांठें खरीदने के लिए अधिकृत करता है
और ए बी को कहता है कि तुम्हारे पास जो मेरे पैसे हैं उसे खरीद करके कपास की कीमत का भुगतान कर दो। थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। बी ए के नाम पर 1000 गांठे वापस कपास खरीद लेता है ताकि कीमत के लिए खुद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं था बना सके। पहले क्या था, एजेंट ने क्या किया, अपने नाम से खरीदा ताकि अपनी जिम्मेदारी हो। यहाँ उसने क्या किया, प्रिंसिपल के नाम से खरीद लिया ताकि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए और खुद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं बना सके। एक कपास के भुगतान के लिए बी के अधिकार को रद्द कर सकता है। सेक्शन 205 कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ प्रिंसिपल और रिन्यूशिएशन बाय एजेंट, where there is express or implied contract that the agency should be continued for any period of time, the principal must make compensation to the agent or the agent to the principal, as the case may be, for any previous revocation or renunciation of the agency without sufficient cause. जब एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एजेंसी को किसी निर्धारित समय तक जारी रखने का कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो और ऐसे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को निर्धारित समय से पूर्व बिना किसी उचित कारण के टर्मिनेट किया जाता है तो क्या होगा। यदि प्रिंसिपल के द्वारा टर्मिनेट किया जाता है तो एजेंट को हुए नुकसान के लिए कंपनसेशन की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। यदि एजेंट के द्वारा टर्मिनेट किया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, तो प्रिंसिपल को हुए नुकसान के लिए कंपनसेशन की जिम्मेदारी एजेंट की होगी। नेक्स्ट सेक्शन है नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिन्यूशिएशन। सेक्शन 206 रिवोकेशन निरस्त करना, रिन्यूशिएशन त्याग देना, छोड़ देना। जो प्रिंसिपल है उसको निरस्त कर सकता है और जो एजेंट है वो उसको छोड़ सकता है कार्य को। रीजनेबल नोटिस must be given of such revocation or renunciation, otherwise the damage thereby resulting to the principal or the agent, as the case may be, must be made good to one by another. रिवोकेशन निरस्त करना और रिन्यूशिएशन त्यागना, छोड़ना के बारे में बताया गया है कि अगर ऐसा करना आवश्यक हो तो इसकी पूर्व सूचना रीजनेबल नोटिस दूसरे पक्ष को दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पक्ष एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, वह अन्य पक्ष को हुई क्षति की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा। 207 सेक्शन 207 रिवोकेशन एंड रिन्यूशिएशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। यहाँ पे वो बात, रिवोकेशन एंड रिन्यूशिएशन में बी एक्सप्रेस्ड और may be implied in the conduct of principal or agent respectively। प्रिंसिपल के द्वारा रिवोकेशन निरस्त करने की प्रक्रिया हो या एजेंट के द्वारा रिन्यूशिएशन त्याग करने की प्रक्रिया हो, यह एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। सेक्शन 208 when termination of agent authority takes effect as agent and as to third person, the termination of the authority of agent doesn't, so far as regards to the agent, takes effect before it becomes known to him, or so far as regards third person before it becomes known to them। किसी एजेंट की अथॉरिटी की समाप्ति तभी प्रभावी मानी जाएगी जब इसकी प्रॉपर सूचना एजेंट को मिल जाती है या किसी थर्ड पर्सन का संबंध हो तो इसकी सूचना प्राप्त करने से पहले प्रभावी नहीं मानी जाती है। A directs B to sell goods for him and agrees to give B 5% commission on the price fixed by the goods. A afterward by letter revokes B's authority. B after the letter is sent but before the receives it sells the goods for 100 rupees. The sale is binding on A and B is entitled to 5 rupees as commission. नेक्स्ट उदाहरण देखिए, ए बी को उसके लिए सामान बेचने का निर्देश देता है और बी को सामान द्वारा प्राप्त कीमत का 5% कमीशन देने के लिए सहमत होता है। ए बाद में पत्र के द्वारा बी के अधिकार को रद्द कर देता है।
बी पत्र भेजे जाने के बाद, उसमें क्या था, बी पत्र भेजे जाने के पहले उसने भेज दिया था, यहाँ बी पत्र भेजे जाने के बाद, लेकिन उसे प्राप्त होने से पहले सामान 1000 रुपये में बेच देता है। यहाँ बिक्री ए पर बाध्यकारी है और बी अपने कमीशन के 5 रुपये का हकदार है। अब आइए सेक्शन 209, एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और insanity. When an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, the agent is bound to take on behalf of the representatives of his late principal all reasonable steps for protection and preservation of the interest entrusted to him. जब प्रिंसिपल की मृत्यु या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाने का कारण किसी एजेंसी को समाप्त कर दिया जाता है, तो एजेंट अपने डेथ प्रिंसिपल के प्रतिनिधित्व की ओर से उसे सौंपे गए हितों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सभी उचित कदम उठाने के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट सेक्शन है 210, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट ऑथोरिटी। द टर्मिनेशन ऑफ ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट causes the termination subject to the rules herein contained regarding the termination of an agent authority of the authority of all sub-agent appointed by him. किसी भी एजेंट के अधिकारों की समाप्ति होने से उसके द्वारा नियुक्त सभी एजेंट के अधिकारों की समाप्ति हो जाती है। चैप्टर 10 महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें एजेंसी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के ऑफ एजेंट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 182 से 210 तक इस वीडियो में पढ़े। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने सेक्शन 211 से 238 तक अगले वीडियो में डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। तो आप सभी व्यूअर्स वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चैप्टर 10 का शेष भाग यानी सेक्शन 211 से 238 तक की जानकारी के लिए आई का वीडियो देखें। धन्यवाद।